एक बार फिर से आप सभी का जीएस स्टडी पर स्वागत है तहे दिल से। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग हिंदी का फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं इस चैनल पर। और वैसे तो यह चैनल जीएस के लिए विख्यात है, आप सभी के लिए। और ये जो चैनल खोला, मतलब ये मैंने जो चैनल बनाया है जीएस स्टडी, इस पर मैंने यह सोच कर चला था कि बस जीएस संबंधित नोट्स और प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह वगैरह सब कराए जाएंगे। ठीक है, तो जीएस का मैंने वो सब जितने भी जीएस में जो भी जानकारी वाली चीज़ें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जो जो सिलेबस है जीएस का महत्वपूर्ण, वो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो बच्चों के रिक्वेस्ट से वो हिंदी का भी फाउंडेशन बैच पाना चाहते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदी का एक फाउंडेशन बैच पढ़ा दिया जाए। तो उसी के सिलसिले में यह फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है हिंदी का। और इस फाउंडेशन बैच में आपको एसएससी का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप एसएससी का यह सिलेबस हिंदी पढ़ लेंगे तो आप किसी भी स्टेट लेवल हो या सेंटर लेवल हो, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, अगर उसमें हिंदी आएगा तो बस यहीं से यहीं इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जीरो से लेकर एकदम हाई लेवल तक इसमें बातों को रखा गया है और एक एक चीज़ करके समझाया गया है। ठीक है, आप शुरू से देख ही रहे होंगे, अगर आप पढ़ेंगे जानेंगे तो आप जान ही रहे होंगे कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और एकदम शुरू से चीज़ों को बताया जा रहा है। ठीक है, कहीं से भी कुछ जो जीरो जानता होगा वो भी यह क्लास अटेंड कर लेगा। ठीक है, बस उसको हिंदी पढ़ने आना चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, हर एक चीज़ आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए छंद। रस और रस तो मैंने पढ़ा दिया, उसके प्रैक्टिस सेट भी करा दिया आपको। और प्रैक्टिस सेट कहीं इधर उधर से नहीं लिए रहते हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो यह इस क्लास का एक विशेषता है। तो आज छंद हेडिंग डालेंगे। छंद में हमारा छंद का अर्थ, आखिर अर्थ क्या होता है, आइए इसे हम पहले समझते हैं। छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, कहीं कुछ जल्दबाजी वाली चीज़ नहीं है, हर एक चीज़ आपको आसानी से बताते चलेंगे। ठीक है, तो छंद का अर्थ होता है बंधन, आप समझिए। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था, ऋग्वेद में। और उल्लेख किसने किया था, पिंगल ऋषि ने किया था। ठीक है, उल्लेख किया गया पिंगल ऋषि ने। ठीक है, छंद का दूसरा नाम क्या है, पिंगल। और छंद के अंग कितने, यानी अवयव कितने हैं, 7 हैं। छंद के अंग कितने हैं, 7 है। कौन कौन से, पहला है मात्रा, दूसरा है वर्ण, तीसरा है गति जिसे हम लोग लय बोलते हैं, चौथा है यति, पांचवा है तुक, छठा है गण, सातवां है चरण। इन सातों को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि ये मात्रा क्या होता है, वर्ण क्या होता है, क्षण क्या होता है, गण क्या होता है, यति क्या होता है। ठीक है, तुक यानी ताल, समझ रहे हैं ना आप, और गति यानी लय। यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया है कोष्टक में लिख करके। ठीक है, तो पहला आइए, छंद के जो अंग हैं, जो 7 तो अंग हैं ही, तो उस 7 अंग में पहला आता है हमारा मात्रा। तो मात्रा को जानेंगे। मात्रा क्या है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, वही क्या है, मात्रा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या है, मात्रा है। मात्रा 2 प्रकार की होती है, पहला एक होता है एक मात्रिक, दूसरा होता है द्विमात्रिक यानी दीर्घ स्वर। द्विमात्रिक यानी दीर्घ स्वर, एक मात्रिक यानी ह्रस्व स्वर। ये मैंने आपको संधि पढ़ाया था, संधि, उसमें दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, ये सब मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो अभी तक ने आपने वो संधि का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, तब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आएंगी। ठीक है, गुजारिश है आपकी, बहुत ज़रूर पढ़ लीजिएगा संधि। तो अभी आप समझ गए द्विमात्रिक और एक मात्रिक क्या होता है। द्विमात्रिक यानी आ, ई, उ, ए ओ औ, यानी दीर्घ स्वर, यानी इसमें जो लंबा स्वर है, इसको बोलने में थोड़ा समय लग रहा है ना। और एक मात्रिक में अ, ई, उ, री, बस ये इसमें समय नहीं लग रहा है, बस इतना समझिए। ठीक है, दूसरा होता है हमारा वर्ण। वर्ण क्या होता है, छंद में प्रयुक्त मात्रा और एक स्वर या दीर्घ स्वर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे खड़ी पाई में आता है हमारा लघु वर्ण, तो अ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु, ये वाला जो होता है। और दीर्घ वर्ण में आ, ई, उ, ए, औ, अंग, अह, ये सब हमारे
दीर्घ वर्ण में आते हैं। तो इसे हमें वर्तुल रेखा बोलते हैं, जिसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ये ऐसे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं अभी, इसे जो हमारा गण का समूह आता है, ये तो सूत्र से आप तो समझ ही जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए जो वर्तुल रेखा है, जिस एस लिखा है ना, इसे हम लोग समझ वर्ण में इसको यहाँ से प्रयोग करते हैं, इसका इस वर्तुल रेखा को, जिसे हम लोग गुरु वर्ण है। ये एस को क्या बोलते हैं हम लोग, गुरु वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु वर्ण। समझ गए। तीसरा है हमारा गति यानी लय। छंद को पढ़ते वक्त उच्चारण में जो निरंतरता होती है उसे गति या लय कहते हैं। ठीक है। चौथा है हमारा यति यानी विराम। पाठक द्वारा जब किसी मात्रा वर्ण पर सांस ली जाए तो उसे यति कहते हैं। जैसे उसे रोको मत, जाने दो, तो मत पर कॉमा है, तो यानी यहाँ पर हमें रुकना है, यति विराम है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, विराम। तो वही उसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है। पांचवा है हमारा तुक, जिसे हम लोग ताल बोलते हैं। छंद के चरणों में अंत में समान स्वर या व्यंजन आए। ठीक है। जब तुक बनेगा तो तुकांत शब्द, और जब तुक ना बने तो अतुकांत शब्द बनता है। ठीक है। तो तुकांत और अतुकांत क्या होते हैं आप समझ ही रहे होंगे। छठा है हमारा चरण, जिसे हम लोग पद भी बोलते हैं या पाद भी बोलते हैं। ठीक है। भू में रमी शरद की कमनिया थी, ये जो पहला चरण है इसका। और नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, यह दूसरा चरण है। ठीक है। जैसे दोहा सोठा, प्रत्येक की पंक्ति में 2 चरण होते हैं, जिसमें हय दल कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हय दल बोलते हैं, हम दल कहते हैं। ठीक है। और अधिकतम जो चरण होते हैं 6 होते हैं। अधिकतम चरण कितने होंगे, 6, और न्यूनतम चरण कितने होंगे, 2। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। किसी मतलब कोई कविता पढ़ेंगे तो उसमें चरण, अधिकतम चरण कितने हो सकते हैं, 6 रहेंगे, या न्यूनतम चरण कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है। सातवां हमारा आखिरी है, हमारा है गण। गण का अर्थ होता है समूह, यानी गणों की जो संख्या है 8 है। तो गण 3 अक्षरों का होता है। जैसे इसका सूत्र होता है य मा ता रा ज भान सो स ल गा। तो ये हमारा क्या है, ये गण का एक सूत्र है, ये 8 का य मा ता रा भान, ये सब ये हमारा सूत्र है। ठीक है। जैसे यमाता, जैसे ये हमारा है, पहला है कोई यमाता आ गया, तो य कैसे बना है, आधा य और पूरा अ, दोनों को मिलाएंगे तो य बनेगा। साथियों, जब तक आप संधि नहीं पढ़ेंगे आपको यह छंद टॉपिक समझ में नहीं आएगा। संधि जब इसका बेस है, एक तरफ से मानिए छंद का बेस क्या है, छंद का अगर आपको छंद पढ़ना है तो संधि इम्पोर्टेंट है कि पहले आप संधि पढ़ के आइए। तो संधि टॉपिक आप पढ़ लेंगे, मैंने संधि पढ़ा दिया है, तो संधि आप पढ़ के आएंगे तो आप आसानी से यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है। तो य अ म प्लस आ त आ, तो यह कौन सा हो गया, यगण हो गया। इसमें हमारा जो य आता है, पहला य आ रहा है सूत्र में, फिर उसके बाद म आ रहा है, तो ये दूसरा हो गया। फिर त आ रहा है यानी तीसरा हो गया। तो इसमें कितने हो गए, य गण हो गया ये। ठीक है। मतारा में, और ये मगण है, य गण मगण, यानी जो भी जिससे शुरू होगा सगण, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, यही है 8 गण। यही 8 गण होते हैं, बस आपको ये ध्यान में रखिए, ज़्यादा खींचेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। सलगा, तो इसमें क्या आता है, सगण है ये। ठीक है। सलगा ये मतलब स से शुरुआत, ये सगण हो गया। ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिए। य से शुरू हुआ यगण, म से शुरू हुआ मगण, त से शुरू होगा तगण, र से शुरू होगा रगण। ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। छंद के भेद, देखिए छंद के भेद कितने हैं, 3 होते हैं। पहला हमारा होता है मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की गिनती होती है, वो क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। जैसे कोमल, तो कोमल में कितनी मात्राएं हैं, 1 है ना, 1 है कि नहीं है। जैसे क में ये क के नीचे हलंत दिया, यानी ये आधा क हो गया, प्लस ओ की मात्रा हो गया तो को हो गया। फिर म, तो म आधा हो गया, फिर अ हो गया, फिर ल हो गया, फिर अ हो गया। तो ये कौन सा हमारा आ जाए, य गण में आएगा। किस में आएगा हमारा, ये भगड़ में आएगा। ठीक है। ये किस में आ जाएगा, हमारा भगड़ में आएगा।
समझ रहे हैं। वर्णिक बस आप इन चिन्हों को भी याद रख लेंगे कि आई और डबल एस रहेगा तो यगण होगा, और ट्रिपल एस होगा तो मगड़ होगा, डबल एस वन होगा तो तगड़ होगा, एस आई और एस होगा तो रगड़ होगा, आई एस आई होगा तो जगड़ होगा। ठीक है, बस आप इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक दूसरा होता है हमारा वर्णिक छंद, जिनमें वर्ण व्यंजन को गिनती हो, जिनमें वर्ण यानी व्यंजन की गिनती हो, तो वो हमारा क्या हो गया, वर्णिक छंद होता है। जैसे रमेश में पूरा गिना जाएगा, र म स ये बस गिना जाएगा, और जितने भी मात्राओं का इसमें प्रयोग हुआ है वह मात्राओं को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो र म और स, तो इसमें टोटल कितने हो गए, 3 वर्ण हो गए। टोटल कितने वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए। और तीसरा हमारा होता है मुक्त छंद, जिनमें ना मात्रा गिने ना वर्ण गिने, जैसे शायरी, नई कविता। तो इसमें शायरी जैसे जैसे अब कोई भी जोड़ के कुछ भी बोल दो, और नई कविता भी हो तो उसमें चल जाता है। ठीक है, तो वो मुक्त छंद में आते हैं, जिसमें ना मात्रा गिने जाए और ना ही वर्ण गिने जाए। ठीक है, तो वो हमारा मुक्त छंद आता है। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा मात्रिक छंद के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला सममात्रिक, दूसरा हमारा आता है विषम मात्रिक, और तीसरा हमारा क्या है, अर्ध सममात्रिक। ठीक है, अर्ध सममात्रिक। तो पहला जो सममात्रिक हो गया, जिसके प्रत्येक चरण में मात्रा समान हो, और प्रत्येक में 4 चरण होते हैं 4 पंक्ति में, जैसे अहिर, तोमर, चौपाई, राधिका। अंत में दो एस होने चाहिए, यति नहीं होती है। ठीक है, ये वाली जो छंदों की वाली, ये आपको श्यामपट पर शुरू से बताना, ये मैंने बस नोट्स में इसे मैंने लिखा था, इसको अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा आपको। तो चलिए मैं इसका एक अलग से स्पेशल क्लास लूँगा छंद का, जिसमें हर चीज़ को समझाऊँगा। ठीक है, तो पहले आप इतना बस आप नोट्स बनाइए, इसका मैं एक अलग से क्लास लूँगा। और कोई बेसिक चीज़ जो एकदम शुरू से वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, वो चीज़ों को मैंने इसमें नहीं लिखा, वो छूट गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस उसी चीज़ को ना लिखने से आप यह चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को कठिनाई ज़रूर हो रही होगी, और जो पहले से कहीं पढ़ा होगा तो उसको तो एकदम ही नहीं हो रही होगी, जो पहली बार आया होगा उसी को। तो मैं एक बार छंद का एक स्पेशल टॉपिक चलाऊंगा शुरू से, जो एकदम आपको बेहतरीन लगे। ठीक है, तो पहले इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं एक बार और इसका छंद का एक क्लास ले लूँगा अलग से। प्रत्येक में 4 चरण होते हैं, बस आप इतना ध्यान में रखिएगा। अर्ध सममात्रिक छंद में, जिस छंद में विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है और सम चरणों की में मात्राओं की संख्या समान होती है। विषम हमारा 1 3, ये आप सभी तो जानते ही हैं। सम 2 4 ये सब होते हैं, ये हमारे सम में आते हैं। जैसे भरे तो विषम में 12 सम, सम में 7 रहेंगे। ठीक है, और दोहा में विषम में जो 13 सम, विषम 13 होगा और सम 11 होते हैं। दोहे का उल्टा सोरठा होता है, बस आप इतना ध्यान रखें। सोरठा में जो विषम होगा, विषम 11 होगा और सम 13 होगा। और उलाला में विषम कितने होंगे, 15 होंगे, और सम कितने होंगे, 13 होंगे। बस ये मतलब आप इसे याद कर लें। जैसे राधिका में कितने होंगे, 22 होंगे। रोला में 24 और 11 13 मात्रिक छंद होंगे, सममात्रिक छंद होंगे। ठीक है, सममात्रिक होंगे। हरिगतिका में 28 और 16 12 होते हैं। ठीक है, वीरअल्लाह में 31 होते हैं। अहीर में 11 होते हैं मात्रिक सब। मात्रिक कितने होते हैं, मात्रिक 11 मात्राएँ होती हैं। ठीक है, और तोमर में 12 मात्राएँ, चौपाई में 16 मात्राएँ, और राधिका में 22 मात्राएँ, रोला में 24 मात्राएँ, गीतिका में 26 मात्राएँ, और पहले में 14 दूसरे में 12। हरि गीतिका में 28 होते हैं, पहले में 16 और दूसरे में 12। तांटक में 30 और वीर अल्लाह में 31 होते हैं। ठीक है, तो बस उसी चीज़ों को मैंने एकदम से लिख दिया, बस आप इसे याद करना था। और रही बात इसे समझने की, अहिर तोमर चौपाई इसमें 12 और 11, तो इससे एक बार इसका एक चौपाई लिखना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो कल मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का। ठीक है, विषम मात्रिक में जो हमारा जिस छंद में प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या असमान हो,
और विषम मात्रिक छंद होते हैं। तो जैसे कुंडलिया जिस शब्द में शुरुआती शब्द खत्म हो, कुंडलिया, तो इसमें दोहा और रोला आएगा तो दोनों में 6 चरण होंगे। और छप्पय में जो छप्पय हमारा होगा रोला उलाहा, तो इसमें भी हमारे 6 चरण होंगे। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पर मात्रिक छंद को समझने में आपको कठिनाई थोड़ी सी आई होगी, तो मैं इसका एक अलग से क्लास चलाऊंगा जिसमें आप अच्छे तरह, बस अगर कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो बस आप इस चीज़ों को याद कर सकते हैं कि राधिका में 22, रोला में 24, 11, 13, यानी पहले में 11 और दूसरे में 13। बस आप इतना भी याद कर लेंगे। मैंने हर एक चीज़ को लिख दिया, कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, तो उस चीज़ को मैंने लिख दिया। बस आप उसे भी याद कर लेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, रोला और सोठा में 11, 13, रोला में 11, 13, सोठा में भी 11, 13। रोला में सममात्रिक और सोठा में अर्ध सममात्रिक होते हैं। और रोला में जो 4 चरण होते हैं तो इसमें 2 चरण होते हैं सोठा में। ठीक है, ये नोट करके ज़रूर लिख लीजिएगा। इसमें कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया गया है, यानी कंपेरिजन किया गया, तुलना किया गया इन दोनों में। ठीक, रोला और सोठा में। ठीक है, तो वही इस चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। तो चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, और आगे मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा तो आप उसमें भी आप चीज़ों को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे, मैं यह उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।